Welcome to Gyan Vistara IAS program. Myself Ambesh Pandey and I would be teaching you geography on this online platform. बहुत सारी चीज़ें सिलेबस यूपीएससी का क्या है आईएएस का दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली आपसे बात करूंगा ज्योग्राफी कैसे और कहाँ कितना सिलेबस हमको पढ़ना है यूपीएससी के लिए और उसको पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. सो नोइंग द सिलेबस, अप्रोच टुवर्ड्स रीडिंग दैट सिलेबस एंड द मैंडेटरी बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम. क्योंकि किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही ज़रूरी होती है और यहाँ पर मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊँगा. तो बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना है. तो सबसे पहले ज्योग्राफी को अगर हम डिवाइड करें सो देयर आर 5 सेक्शंस इन ज्योग्राफी. 5 सेक्शन हैं ज्योग्राफी के जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहले मैं बात करूं तो जैसे आप देखोगे जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरी मैं बात करूं तो क्लाइमेटोलॉजी, तीसरी मैं बात करूं द थर्ड इज़ योर ओशनोग्राफी, फोर्थ जो है आपकी इंडियन ज्योग्राफी और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं दैट इज़ मैपिंग. जैसे आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे पूछते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, किस किस कंट्री से जो है वो पास होती है. तो अब जब आप मैपिंग अच्छे से किए रहेंगे तभी आपको ये पता चलेगा. तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये 5 जो सेक्शंस हैं ज्योग्राफी के ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आता है वो भी इन्हीं सारे सेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो आता है. सो यू जस्ट हैव टू कवर ऑल दीज 5 सेक्शंस टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन. ओके, तो जैसे मैं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं, मैंने आपको बता दिया कि आपको 5 चीज़ें कौन कौन सी पढ़नी है. अब ज्योग्राफी हमें कैसे पढ़नी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ज्योग्राफी पढ़ते तो हैं लेकिन वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं. सबसे पहले एनसीईआरटी सबसे बेसिक बुक्स हैं, जीसी लियोंग पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हाउ वी हैव टू स्टडी ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी इज़ वेरी साइक्लिक इन नेचर. ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा साइक्लिक है. व्हेन यू आर स्टडीइंग बुक ऑफ क्लास 6th उसका जो थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा या चीज़ें होंगी वो क्लास 8th में जाकर के मिलेंगी, फिर उसके बाद क्लास 10th में मिलेंगी. मतलब जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो बहुत आपको अलग अलग किताबों में थोड़ा बढ़ता मिलेगा. ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं ये पढ़ने में, ये समझने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से जुड़ी हुई है. तो यहाँ पर मैं जो आपको बताऊँगा वो सबसे पहले उन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके बताऊँगा जिससे जब आप आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बार बार आप एक किताब पढ़ करके उसका कंटेंट भूल गए, फिर अगली किताब पे गए तो आधी चीज़ें याद हैं आधी नहीं हैं, इसमें समस्या नहीं आएगी. व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस हियर यू विल कनेक्ट ऑल दोज थिंग्स और वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में. ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए. सबसे पहले ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी की किताब लीजिए जो सबसे ज़रूरी है और उसके साथ आप एक एटलस खरीदिए. अगर आपके पास एटलस नहीं है, और एटलस में भी ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस सबसे बेहतर होता है, सबसे बेहतरीन है. सो यू जस्ट हैव टू परचेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल विद योर बेसिक बुक्स विच इज एनसीईआरटी. आप उसके साथ बैठिए, एनसीईआरटी आप पढ़ना स्टार्ट करिए और उसके साथ आप एटलस को देखिए. सपोज जैसे आपने जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया वॉल्केनोज, मेजर वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, या आपने सीधा सा वॉल्केनिक प्रोसेस को पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें बार बार आपका जिक्र आएगा व्हाट इज रिंग ऑफ फायर. और जैसे वॉल्केनोज हैं सबसे ज़्यादा तीन बेल्ट में वर्ल्ड में मिलते हैं, मिड ओशनिक बेल्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है. तो जब आपके पास एटलस रहेगा तो आपको ये बहुत इजी होगा समझने के लिए कि व्हाट आर द लोकेशंस एंड हाउ दिस रिंग इज फॉर्म्ड.
तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप जो है वो एटलस के साथ कनेक्ट करके पढ़िए। फिर दूसरा मैंने क्या कहा कि ज्योग्राफी जो है वो बहुत साइक्लिक है नेचर में, ज्योग्राफी इज वेरी साइक्लिक इन नेचर, दैट मीन्स वन कॉन्सेप्ट इज वेरी एसोसिएटेड विद द अदर कॉन्सेप्ट एंड थियरीज। अब मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने कहा था सबसे पहला सेक्शन ज्योग्राफी में होता है जियोमॉर्फोलॉजी का। आप जियोमॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ जाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रटना होता है, यू जस्ट हैव टू मग अप, मीन्स यू हैव जस्ट हैव टू रिपीट, यू जस्ट हैव टू रिकॉल, आपको अलग अलग तरीके से रटने होते हैं। लेकिन क्या है कि सारी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ आपकी कॉन्सेप्चुअल है वो क्लियर होना चाहिए। सपोज आपने अर्थक्वेक पढ़ा, आपने वॉल्केनो पढ़ा, आपने पूरी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ ली, बट इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द मैकेनिज्म ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि क्या होगा, आपको जो है वो नहीं समझ में आएंगी। तो जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी समझ जाएंगे तो आप इजीली ये समझ जाएंगे कि जो है वो जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थक्वेक्स को भी एक्सप्लेन करती है। सो द लोकेशंस वेयर अर्थक्वेक्स आर कमिंग, व्हाई अर्थक्वेक्स आर कमिंग टू दैट प्लेस, वहाँ पे प्लेट मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसी से रिलेटेड है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन वहाँ पे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आप समझेंगे। तो आप अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, आप सुनामीज, जितनी भी सारे क्लाइमेटिक प्रोसेसेस हैं वो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, वो आप आराम से समझ सकते हैं खाली एक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को समझ करके। तो आप देखेंगे कि ये पूरी प्लेट टेक्टोनिक्स एक साइकिल है जो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। उसी तरह मैं बात करूँ क्लाइमेटोलॉजी की, तो जो आपका क्लाइमेटोलॉजी है, चाहे वो वर्ल्ड का क्लाइमेट हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो या जनरल क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट्स, क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, उनकी हम बात करें, साइक्लोन्स की बात करें, तो आप देखोगे कि जब आपको ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन समझ में आ जाता है और आपको रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तापमान और दाब के बीच का संबंध समझ में आ जाता है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है क्लाइमेटिक प्रोसेसेस को समझना, क्लाइमेटिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, और जो विंड प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है। मतलब सारा कुछ जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन, ये जो है इन्हीं सारी चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है। उसी तरीके से जब आप विंड प्रोसेस समझ लेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, मैंने कहा ज्योग्राफी इज़ वेरी साइक्लिक, एक चीज़ दूसरे चीज़ से रिलेटेड है, तब आप ओशनोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओशनोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऑल द ओशनिक करेंट्स विच आर फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द विंड। विंड का सबसे बड़ा और भी चीज़ों का प्रभाव होता है, ठीक है, अर्थ के रोटेशन का इम्पैक्ट होता है, और जो वाटर लेवल है कहाँ पर जात ऊपर है, कहाँ पर नीचे है, इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है विंड्स का। तो आप अगर विंड सिस्टम, जो ट्राइसेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन है, मींस ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, पोलर विंड्स हो गए, इनका जब आप जो है वो सीक्वेंस समझ लेते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं ये किस तरीके से जो है वो बह रही हैं हमारे ग्लोब में, हमारे मीन्स एटमॉस्फियर में, तो आपको बहुत इजी हो जाता है समझना ओशनिक करेंट्स को। फिर आप जब ओशनिक करेंट्स को समझ लेते हैं तो उसी से रिलेटेड फिर धीरे धीरे आपको सैलिनिटी समझ में आने लगती है, उसी से रिलेटेड और भी जो टेम्परेचर हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं ओशनिक वाटर की, वो सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। फिर बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। आप जैसे मैंने मैपिंग की बात की थी ना, तो जब आप ओशनिक करेंट्स पढ़ेंगे तो ओशनिक करेंट्स की आप मैपिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास एटलस होगा, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। देन कमिंग टू इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया का अकेला वॉल्केनिक जो है वो, मतलब ऐसा अकेला एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, बैरन के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है। और इंडिया की अपनी फिजियोग्राफी है, मींस इंडिया के पास माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उसकी अपनी फिजियोग्राफी है। इंडिया का अपना क्लाइमेट है, इंडिया की अपनी पॉपुलेशन है, इंडिया की अपनी जो है वो कह सकते हैं जो वेजिटेशन है,
इंडिया की अपनी सॉइल है, जो आपको ये सारी चीज़ें मीन्स फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज ह्यूमन पार्ट ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब आपको जो है वो पढ़ना है। अब आप देखेंगे जब आपने जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर ली, जब आपने क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर ली, जब आपने ओशनोग्राफी कंप्लीट कर ली, तो जब आप इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ द इंडियन प्लेट हैज़ मूव्ड। आप प्लेट टेक्टोनिक्स फिर से आपको रिलेट करना पड़ेगा कि इंडियन प्लेट कैसे मूव हुई, कैसे जो है वो आगे जा कर के जो यूरेशियन प्लेट है उससे इंडियन प्लेट टकराई, हाउ हिमालयाज वर फॉर्म्ड, हिमालयाज आर कॉल्ड न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स। अब आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा है तो आप तुरंत प्रोसेस ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स वो आराम से समझ जाएंगे और आपकी को इंडियन फिजियोग्राफी एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर आपने वॉल्केनोज को पढ़ लिया है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से रिलेट करके तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाउ डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड। तो आप इंडिया की ऐसे फिजियोग्राफी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ जाएगा आपको, लोकेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, माउंटेन्स की लोकेशंस याद करनी पड़ेंगी आपको, और जो इतनी भी सारी पासेस हैं ये सारे याद करने पड़ेंगे। तो ये हो गया फिजियोग्राफी। उसी तरीके से सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो क्लाइमेटिक प्रोसेसेस, उसमें जियोमॉर्फोलॉजिकल और क्लाइमेटिक प्रोसेसेस बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। तो जब आपने जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी पढ़ ली है तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा ये समझना कि इंडिया की सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ब्लैक सॉइल बनी है तो वो किस कारण से बनी है, रेड सॉइल इंडिया में बनी है तो वो किस कारण से बनी है, इफ़ इंडिया हैज़ एलुवियल सॉइल, ठीक है ना, हाउ द एलुवियल सॉइल हैव बीन फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी। वेजिटेशन बहुत ज़्यादा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अब अगर आप ऐसे समझिए जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे, जहाँ पर बारिश नहीं होगी एरिड एरिया होगा, डेजर्ट टाइप के फॉरेस्ट होंगे, जैसे आप राजस्थान थार डेजर्ट में देखिए। तो आप ये समझ जाएंगे कि जहाँ पर जो है वो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना बहुत ज़्यादा जो है वो, मतलब कुल मिलाकर एक टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है, वहाँ पर उस तरीके के फॉरेस्ट होंगे आपको। तो आप ये वेजिटेशन, सॉइल फॉर्मेशन, आप जो फिजियोग्राफी है ये सब आराम से समझ लेंगे। फिर आप जो है वो जब इससे आगे आप थोड़ा सा बढ़ते हैं तो जैसे आता है आपका पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कहाँ पे जो सेक्स रेशियो है उसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो आपको जो जनगणना आती है, जो सेंसस होता है, जनरली क्या होता है कि हर 10 साल पे सेंसस होता है, आपको पता है। तो आपको जो रीसेंट डेटा होता है आपको वो पढ़ना है, और उसी के साथ साथ अर्बनाइजेशन का डेटा आता है, आपको वो पढ़ना है कि इंडिया में रेट ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो किस तरीके से है, अर्बनाइजेशन के लिए कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बहुत सारी सिटीज़ जो हैं, ठीक है, और जो हायरार्की होती है सिटीज़ की, आपने सुना होगा मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस, ऐसे बहुत सारी हायरार्कीज़ हैं, आपको उसको जो है वो समझना होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको जो ये सेंसस होता है उससे पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा मैं आपकी कैसे पढ़ना है, कैसे आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीके से चीज़ें याद हो सकती हैं। तो पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इसकी बात हो गई। फिर आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, जैसे मैंने बताया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जो इकॉनमी है और जो ज्योग्राफी है दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पर अब आपको जो है वो इकोनॉमी के साथ साथ ज्योग्राफी को पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको जो भी इकोनॉमिक्स बताएगा उसके साथ साथ आप पढ़िए कि किस तरह से जो 5 ईयर प्लान्स बने, 5 ईयर प्लान्स के थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ फेजेस में। जब जो है एलपीजी पॉलिसी इंडिया में आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, 1990 के आसपास आई थी, नरसिम्हा राव की उस समय जो है वो सरकार थी। तो उस समय जब ये आई तो इंडियन इकॉनमी कैसे ओपन हुई, क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे फिर इंडिया की इकॉनमी जो है स्टेबल हुई, थोड़ा बड़ी इकॉनमी हुई। तो आपको इन चीज़ों को, पहली चीज़ ये प्रोसेस पूरा, ये पूरी साइकिल आपको पढ़ना है जो है स्वतंत्रता के बाद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। फिर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हुई, कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर्स वगैरह जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे आपको कोल पढ़ना है,
आपको पेट्रोलियम पढ़ना है, फिर आपका जैसे आयरन हो गया, हालांकि आयरन जो है वो एनर्जी सेक्टर का नहीं है, लेकिन जैसे कोल, पेट्रोलियम, आयरन, फिर आपके यूरेनियम हो गए, कहाँ पर मिलते हैं, कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ से इनका एक्सट्रैक्शन होता है, माइनिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं, फिर उसमें इंडस्ट्रियल लोकेशंस, जैसे आपने पढ़ा होगा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो रीजन है वो इंडस्ट्रियल सबसे इंडिया का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो आपको वो उन जगहों को पढ़ना होगा। फिर बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाट आर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच आर कमिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपने दामोदर रिवर के बारे में सुना होगा, आपने यमुना रिवर के बारे में सुना होगा। सो दीज दामोदर, यमुना ऑल आर मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स ऑफ इंडिया। व्हाई दीज रिवर्स आर मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स? रीज़न एकदम सिंपल सा है, क्योंकि जहाँ पे ये रिवर्स हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, और इंडस्ट्रीज से निकले हुए जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली ड्रेन कर दिए जाते हैं। कहाँ पर? इन सारी रिवर्स में। आपने पढ़ा होगा कि दामोदर को बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बहुत ही इन पॉल्यूटेंट्स के कारण से कम हो चुकी है। वहाँ पर लिविंग बींग्स का रहना जो है, सैलिनिटी वहाँ की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर जो लिविंग बींग है उनका रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से मेरे बताने का मतलब यही है कि जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जो मैं आपको बताऊंगा कि आप ईजीएस्ट तरीके से कैसे समझ सकते हैं। अब यहीं पर बात आ जाती है जो आपकी इकोलॉजी है या इन्वायरमेंट जिसे आप कहते हैं। तो इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें इन्वायरमेंट का अलग सेक्शन दिया होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी, फाउनल बायोडाइवर्सिटी, किस किस लेवल पे बायोडाइवर्सिटी होती है, कहाँ कहाँ पर जो है वो इस समय समस्याएं आ रही हैं, और किस तरीके से गवर्नमेंट जो लॉज हैं वो आ रहे हैं, जो है वो बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, किस तरीके से एक्ट्स नए मीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इनको बचाने के लिए हमारी बायोडाइवर्सिटी को, चाहे वो फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी हो चाहे वो फाउनल बायोडाइवर्सिटी हो। तो आपको ये पढ़ना है। फिर स्पीसीज़ जैसे होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ये और जो बहुत सारी बॉडीज़ हैं उनके लिए काम कर रही हैं, जैसे आपने IUCN के बारे में सुना होगा। तो मतलब मेरे बताने क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, उनकी अप्रोचेस क्या हैं, और वो किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, वो इंडियन गवर्नमेंट हो या वर्ल्ड, क्योंकि इन्वायरमेंट तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों का जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मीन्स इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस या जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और मैं सबसे बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा, और आपको इसके लिए डिजिटल कंटेंट भी मिलेंगे। और ज्योग्राफी पढ़ने का, इन्वायरमेंट पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो तरीका है डायग्राम्स के थ्रू पढ़ना, मैप के थ्रू पढ़ना। तो जिसने आपको ज्योग्राफी मैप और डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाई, उसने क्या किया, ज्योग्राफी को आपके दिमाग में सेट कर दिया। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप इन सारी बेसिक चीज़ों को जो है वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और ज्योग्राफी को एक नए तरीके से पढ़ाने के लिए मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँगा। थैंक यू।